इजराइल की धक्का मार सरकार डगमगाई। नेतन्याहू की तो लंका लग गई। प्रधानमंत्री पद से अब देंगे इस्तीफा। इजराइल की राजनीति में बड़ा धमाका हो गया है जब नेतन्याहू की सरकार में समर्थन देने वाली शास पार्टी ने देश की सरकार से समर्थन वापस ले लिया, अपने हाथ खींच लिया। इससे एक दिन पहले ही सरकार की एक और बड़ी सहयोगी यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म यानी यूटीजे पार्टी भी सरकार से किनारा कर चुकी है, समर्थन वापस ले चुकी है। 120 सीटों वाली नेसेट यानी इजरायली संसद में बहुमत के लिए 61 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन इन दोनों पार्टियों के अलग होते ही सत्तारूढ़ गठबंधन अब महज 50 सीटों पर आकर सिमट गया है। तो क्या अब बहुमत गंवाने के बाद नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी? क्या नेतन्याहू जल्द ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे? और बड़ा सवाल यह कि क्या गजा, ईरान और अब सीरिया के फ्रंट पर छिड़ी जंग पूरी तरह से थम जाएगी? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का नवभारत टाइम्स पर। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को घरेलू राजनीति में तगड़ा और डबल झटका लगा है। उनकी गठबंधन सरकार के एक प्रमुख सहयोगी के 6 सांसदों के समर्थन वापस लेने के बाद अब बाकी दूसरे सहयोगी के 11 सांसदों ने भी सरकार के हाथ पीछे खींच लिए हैं, समर्थन वापस ले लिया है। अब संसद में नेतन्याहू के पास बहुमत नहीं रह गया है, अल्पमत में उनकी सरकार आ गई है। बहुमत खोने से नेतन्याहू सरकार के सामने संकट खड़ा हो गया है। पहले यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म यानी यूटीजे और अब शास पार्टी। आइए समझते हैं कि नेतन्याहू सरकार की अभी स्थिति क्या है। स्थिति को समझें तो गठबंधन सरकार की स्थिति यह है कि संसद में यानी इजरायली संसद जिसे नेसेट कहते हैं 120 सीटें हैं। गठबंधन सरकार के पास अब रह गई हैं कुल 50 सीटें। बहुमत के लिए चाहिए 61। प्रमुख पार्टी नेतन्याहू की लिकुड पार्टी, उसके पास सिर्फ 32 सीटें हैं। दूसरे नंबर पर आती है धार्मिक सियोनवाद पार्टी बेजालेल स्मोट्रिच, 7 सीटें उनके पास हैं। यहूदी शक्ति पार्टी इत्तामर बेन गवीर, 6 सांसद उनके पास हैं। नेशनल राइट पार्टी के पास 4 सांसद हैं। नोआम पार्टी के पास 1 सांसद है। 50 सांसद कुल हो जाते हैं और 50 से सरकार नहीं बच सकती। 2 सहयोगी जिनके पास 6 सीटें यूटीजे और 1 वो सहयोगी शास पार्टी जिसके पास 11 सांसद, दोनों अपने हाथ पीछे खींच चुके हैं। 17 पार्टियों से 17 सांसदों को लेकर वो अलग हो चुके हैं। तो अब सवाल यही कि क्या नेतन्याहू सरकार गिर जाएगी? आइए जवाब निकालते हैं इसका, ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं। मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो साफ हो जाता है कि राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहा है। गठबंधन टूटा, धर्म और सत्ता की लड़ाई चरम पर है और युद्ध की आग चारों तरफ इजराइल में फैली है। अब बड़ा सवाल यही कि क्या नेतन्याहू अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे या इजराइल जल्द ही अब नए चुनाव की ओर आगे बढ़ेगा? जी हां, संभव है जल्द ही चुनाव इजराइल में हो सकते हैं, लेकिन अभी तुरंत उसकी सूरत नहीं दिखाई देती है, क्योंकि स्थितियां जैसे संसद का खुद को भंग करना या सरकार का बजट पास करने में नाकाम होना, ये 2 वो स्थितियां होती हैं जब चुनाव जल्दी कराने के बड़े कारण बनते हैं नेतन्याहू के संविधान के हिसाब से, नेतन्याहू की स्थितियों के हिसाब से, या कहें कि इजराइल के जो व्यवस्था है उसके हिसाब से। लेकिन इनमें से कोई भी स्थिति अभी तुरंत तो है नहीं, चुनाव की ओर इशारा इसलिए नहीं करती है। वहीं कुछ विश्लेषकों का मानना है कि साल 2026 के अंत की बजाय चुनाव अगले साल की शुरुआत में कराए जा सकते हैं। पिछले 2.5 सालों में नेतन्याहू के गठबंधन में कई उतार चढ़ाव आए। यूटीजे जैसे सहयोगियों की भरपाई करना बेहद कठिन हो गया है, क्योंकि वर्तमान सरकार दक्षिणपंथी और धार्मिक यहूदी पार्टियों का गठबंधन है। विपक्ष में मध्यमार्गी, वामपंथी, दक्षिणपंथी, उदारवादी और रूढ़िवादी गुट शामिल है। तो अब क्या राजनीतिक उथल पुथल जिस तरह से इजराइल के अंदर है, गजा युद्ध पर, सीरिया युद्ध पर, ईरान और इजराइल के बीच के संबंधों पर असर पड़ेगा? जी हां, यह अब तक स्पष्ट नहीं है कि इसका असर होगा कि नहीं होगा। अमेरिका समर्थित युद्ध विराम वार्ताएं कतर में जारी हैं। इजरायली जनता गजा में हमास के खिलाफ युद्ध से थक चुकी है, पक चुकी है, और कई सर्वेज ये बताते हैं कि बचे हुए बंधकों की, जो इजराइल के बंधक इस वक्त हमास की गिरफ्त में हैं, उन बंधकों की वापसी के बदले युद्ध को समाप्त करने के समझौते को जनता का समर्थन मिलेगा। नेतन्याहू की सरकार में युद्ध विराम को लेकर अभी भी पर्याप्त समर्थन है, लेकिन उनकी गठबंधन की 2 चरम दक्षिणपंथी पार्टियां, यहूदी शक्ति और धार्मिक सियोनवाद, युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने के पक्ष में नहीं है। इजराइल की सरकारें कैसे काम करती हैं ये भी समझते हैं। समझाएंगे आपको ये भी कि आखिर ये जो समर्थन वापस दोनों दलों की तरफ से लिया गया है, इसका कारण क्या है? क्यों इजराइल के अंदर ही आग लगी है? इजराइल में ही 2 धड़े आमने सामने आ चुके हैं।
पहले आपको बताते हैं सरकार इजराइल में काम कैसे करती है। इजराइल में शायद ही कोई सरकार अपना पूरा 4 साल का कार्यकाल, अपना टेन्योर पूरा कर पाई हो। कभी ना कभी किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, इसलिए सरकारें गठबंधन के जरिए बनती हैं। प्रधानमंत्री को आमतौर पर गठबंधन की अंदरूनी विचारधारात्मक खींचतान और धार्मिक मांगों से जूझना पड़ता है। जब भी कोई बड़ा मतभेद होता है, गठबंधन टूट सकता है और टूट भी जाता है, सरकार गिर जाती है। यही स्थिति इस वक्त बनी हुई है। एक तरफ जहां गजा युद्ध के बीच इजरायली सेना सैनिकों की भारी कमी से जूझ रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू विपक्ष से ज्यादा अपने ही सहयोगियों से जूझ रहे हैं। 2 सहयोगी समर्थन वापस ले चुके हैं, सरकार को अल्पमत में ला चुके हैं। दरअसल ये पूरा मामला इजराइल की सेना में भर्ती को लेकर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों यानी हरेदी समुदाय की छूट को खत्म करने के साथ ही अब उनकी गिरफ्तारी पर लटकी तलवार को लेकर है। क्योंकि सरकार को समर्थन देने वाली पार्टियां मिलिट्री सर्विस में इन मजहबी स्टूडेंट्स को छूट देने वाले कानून की मांग पर अड़े हुए हैं। इजराइल में यह मुद्दा सालों से विवाद की वजह बना रहा है, लेकिन हमास के साथ लंबे चले युद्ध के चलते अब यह और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया है, यह ज्यादा गहरा गया है। नेतन्याहू को जो सरकार को इनकी समर्थन देने वाली पार्टियां हैं, वो एक तरह से सरकार के 2 पिलर्स रहे हैं और दोनों पिलर्स अब ढह चुके हैं। एक शास पार्टी और दूसरी यूटीजे, दोनों ने अब समर्थन वापस ले लिया है और ये दोनों इस सरकार के पिलर्स थे, इसको संभाले हुए थे। दरअसल जैसे ही हरेदी युवाओं को गिरफ्तार करने की बात सामने आई, ये दोनों दल भड़क उठे। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर येशिवा छात्रों को गिरफ्तार किया तो सरकारों से समर्थन वापस ले लेंगे। और स्थिति ऐसी जब बनने लगी तो उन्होंने समर्थन वापस भी ले लिया और अब नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में आ चुकी है। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने हाल ही में उन युवाओं पर कार्रवाई शुरू की जो अनिवार्य कंपल्सरी आर्मी में सेवा देने के आदेश के बावजूद रिपोर्ट करने नहीं पहुंचे, सेना में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे, जो नियम इजराइल के हर नागरिक पर लागू होता है। इजराइल के हर नागरिक को देश की सेवा के लिए, एक बार रुकते हैं, हर नागरिक को देश की सेवा के लिए सेना में शामिल होना होता है, फौज में भर्ती होना होता है। जो वहाँ की महिलाएं हैं उनको 24 महीने ड्यूटी सर्व करनी होती है, जो वहाँ के पुरुष हैं उनको 32 महीनों की सेवाएं इजराइल की सेना में देनी होती है। और कभी भी इजराइल की सरकार, इजराइल की सेना उनको कॉल कर सकती है। जब इन हरेदी समुदाय के युवाओं को कॉल किया गया तो फिर वो वापस नहीं आए। उनको कॉल इसलिए किया गया कि आपको ज़रूरत है हमारी, इजराइल में अभी इस वक्त सैनिकों की कमी पड़ रही है और इन लोगों को जो छूट मिली हुई थी अब तक कि आप लोगों को हम इजराइल की सेना में शामिल नहीं करेंगे, तो जब ये छूट खत्म हुई, जब इनको कॉल किया गया कि आइए सेवाएं दीजिए, तो ये नहीं आए। इसी वजह से अब समर्थन वापस लेने की बात आ गई है सामने और समर्थन वापस ले भी लिया गया है। ये हरेदी नेताओं का इस पर तर्क भी सामने आता है। उनका कहना है कि जो नियम बनाया गया था इसके तहत उनके समुदाय को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा था। जनता के दबाव के चलते सुप्रीम कोर्ट ने हरेदी समुदाय को जो छूट दी थी वो पहले ही रद्द कर दी थी, कैंसिल कर दी थी। सेना ने करीब 10,000 हरेदी युवाओं को बुलावा भेजा था, हमने पहले ही बताया आपका, लेकिन कुछ ही लोग इसमें रिस्पॉन्ड करने के लिए सेना में भर्ती होने के लिए पहुंचे। अब यहां पर मोर्चा मिलिट्री ने संभाल लिया, जो कि नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। वैसे नेतन्याहू सरकार की अब पूर्व सहयोगी हो चुकी पार्टी शास ने कहा है कि गठबंधन से बाहर होने के बावजूद वो सरकार को कमजोर करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे और कुछ कानूनों पर सरकार के समर्थन में वोट भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार तो अल्पमत में है। नेतन्याहू अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके लिए किसी चुनौती, किसी चैलेंज से कम नहीं है। यह इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि इजराइल की ईरान और गजा समेत कई मोर्चों पर तनातनी चल रही है। गजा युद्ध ने ये धार्मिक और सामाजिक दरार भी एक तरह से कहें कि नेतन्याहू के लिए बढ़ाकर रख दिए हैं, क्योंकि गजा में जो भीषण युद्ध चल रहा है उसके बीच ये विवाद और ज्यादा भड़क उठा है। अब तक 800 से ज्यादा इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है, लेकिन अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स समुदाय से जुड़े युवाओं की भागीदारी न होने पर युद्ध से पीछे हटने का आरोप भी लग रहा है कि भाई आप इन लोगों को क्यों बचा रहे हो, ये क्यों नहीं सेना में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। एक विश्लेषक ये कहते हैं कि ये संकट तुरंत सरकार तो नहीं गिराएगा, लेकिन इजरायली राजनीति को ये जरूर हिलाकर रख देगा। अब देखना है दिलचस्प होगा कि आखिर नेतन्याहू अपने घर के झगड़े को किस तरह से निपटाते हैं, अपनी सरकार को कैसे बचाते हैं। और जो बाहर उन्होंने 3 फ्रंट खोल दिए हैं, एक गाजा का, एक दूसरी तरफ ईरान से भी उलझे हुए हैं, कहा जा रहा है कि ईरान में फिर से अटैक कर देंगे, और तीसरा फ्रंट उन्होंने सीरिया से खोल दिया। कैसे जूझेंगे, कैसे निपटेंगे, नजर रहेगी हमारी। आप लगातार नवभारत टाइम्स की वीडियोस को देखते रहिएगा। इस वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।